तो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आश्रय मिश्रा। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइगॉत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, जो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दी थी। इस थ्योरी का नाम क्या है? इस थ्योरी को कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। सामाजिक क्यों? सोशियो, और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल। तो अब जैसा इसके नाम से पता चल रहा है हमको कि ये सोशल भी है, सोशल और कल्चर है। तो वाइगॉत्स्की ने हमको ये बताया कि किसी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये कैसे होता है। इसमें सोशल भी रहता है, सोशल मतलब उसकी सोसाइटी, ठीक है, और उसका कल्चर भी रहता है। इन दोनों का अच्छा खासा हस्तक्षेप इसमें होता है किसी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या होता है? एक तो वाइगॉत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो है। इन्होंने जो विकास का सिद्धांत दिया वो किस विकास के लिए दिया? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए दिया। पर्टिकुलर क्या नाम है थ्योरी का? तो सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, या सोशियो कल्चरल, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, क्योंकि अब जब इन्होंने समाज की बात करी है तो इसका मतलब समाज तो होगा ही होगा, समाज तो होगा ही होगा। दूसरी चीज़ कल्चर की बात करी है तो कल्चर भी होगा। अच्छा, बच्चा अपने समाज के साथ में या अपने कल्चर के साथ में जो इंटरेक्ट करता है वो किस वजह से करता है? वो थ्रू लैंग्वेज करता है। अब यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, क्योंकि जब आप भाषा को पढ़ेंगे तो हम उसमें भाषा में पढ़ते हैं कि, ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी रिटन फॉर्म हो जाती है, एक हमारी ओरल फॉर्म हो जाती है, और एक हमारी जो साइन लैंग्वेज होती है वो भी होती है, कि भाषा हमारी मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक भी है। तो इस तीनों तरीकों की भाषा से बच्चा क्या करता है? कल्चर और अपनी सोसाइटी के बीच में इंटरेक्शन। जब वो कल्चर के साथ में इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो उसी हिसाब से उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इनको रचनावादी क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा खुद इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान की रचना करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को सिर्फ उतना ही आ रहा है। बच्चा अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में जिस तरीके से चीज़ों को देखता है उस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करता है। इसलिए ये क्या हो जाते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे हैं ये? तो ये सोशल है। इन्होंने बताया कि समाज से सीखता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन बिल्ड देयर ओन नॉलेज बट सोसाइटी एंड कल्चर हेल्प कॉन्स्ट्रक्टेड। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन समाज इसमें मदद करता है, ठीक है। कैसे मदद करता है? कि अंतःक्रिया और पारस्परिक संबंध के माध्यम से, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि सोशल लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू वेगोस्की। देखो, पहला होता है कोलैबोरेटिव, है ना। पहली लर्निंग जो होती है वो कोलैबोरेटिव होती है। कोलैबोरेटिव में क्या होता है कि सहयोगी अधिगम में क्या होता है कि अगर बहुत सारे बच्चे मिलकर के कोई काम कर रहे हैं तो इनका जो गोल है वो सेम रहता है, कि सारे बच्चे एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। जैसे फुटबॉल के मैच में सारे बच्चों का उद्देश्य है हमारी टीम का जीतना, तो लक्ष्य वहाँ पे क्या हो जाता है? टीम का जीतना। और काम भी सारे बच्चों के कैसे होते हैं कि सारे बच्चों को गोल करना है। मतलब थोड़ी देर के लिए हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि हालांकि गोल, उसमें भी गोलकीपर का रोल अलग होता है और जो अलग अलग प्लेयर्स के रोल अलग अलग होते हैं, लेकिन एक समान लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहयोगी यदि हम बोलते हैं, या कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। दूसरी हमारी आती है कोऑपरेटिव या सहकारी। सहकारी अधिगम में क्या होता है कि हमारा लक्ष्य जो है वो तो सेम रहता है ना। जो गोल होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं हर बच्चे की वो अलग अलग होती हैं। अब जैसे क्रिकेट के मैच की हम बात करें तो विकेट कीपर का काम अलग होता है, बॉलर का काम अलग होता है, बैटर का काम अलग होता है, फील्डर का काम अलग होता है ना। तो टीम तो पूरी है ना, कि उनका जो गोल है वो उनका सेम है, लेकिन उस गेम के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। जैसे एक मकान बनना है तो एक मकान बनने में इंजीनियर का काम अलग है, जो मिस्त्रीज होते हैं उनका काम अलग है, जो लेबर्स होते हैं उनका काम अलग है, आर्किटेक्चर का काम अलग होता है, ठीक है। आर्किटेक्ट जो होता है उसका काम अलग होता है, ठीक है। उसमें लाइट का काम भी है, पानी का काम, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है लेकिन गोल सेम होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहकारी अधिगम बोलते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है या पारस्परिक शिक्षण क्या होता है? जब बच्चा अपने से किसी बड़े से पढ़ता है, जब बच्चे को कोई बड़ा कुछ बता रहा होता है, जब हाई स्किल का स्टूडेंट लो स्किल के स्टूडेंट की हेल्प करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारा रेसिप्रोकल या पारस्परिक शिक्षण होता है।
ठीक है। अब इन्होंने इसमें किस किस चीज़ों के बारे में बात की थी, तो सबसे पहले इन्होंने जो कल्चरल बातें की थी कल्चर के बारे में, तो कल्चर बच्चे को किस तरीके से वो करता है, इफेक्ट डालता है। तो कल्चर, अब देखो आप बात को समझिए कि अगर कोई बच्चा शहरी संस्कृति में रह रहा है और कोई बच्चा जनजातीय संस्कृति में रह रहा है, तो उन दोनों बच्चों के डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कि शहरी कल्चर वाले को पेड़ों के नाम नहीं पता है, लेकिन एक ट्राइबल कल्चर के बच्चे को सारे पेड़ की पहचान है कि किस पेड़ पे कैसा फल लगता है, कैसे फल होती है, कैसे खेती होती है। अब शहर में रहने वाले बच्चे को नहीं पता है ना कि खेती कैसे होती है। तो ये जो उसका विकास हुआ है इस ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे का, वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसका जो कल्चर है उसकी वजह से हुआ है। अर्बन कल्चर वाले बच्चा हो सकता है टेक में बहुत आगे हो, ट्राइबल जो कल्चर्स होते हैं उनमें टेक्नोलॉजी का नहीं आती होती है बच्चों को। तो ये चीज़ होती है कि ज्ञान हमारे आसपास की संस्कृति से बनता है, भाषा भी एक सांस्कृतिक उपकरण ही होती है, क्योंकि हर कल्चर की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे कल्चर पे डिपेंड करती है। ये जब मैंने चोमस्की का लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि एक बच्चे की जो लैंग्वेज होती है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी। ठीक है, कि नॉलेज इज शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट्स टूल, इवन लैंग्वेज इज अ कल्चरल टूल। ठीक है, तो ये बात आई थिंक क्लियर होगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो वाइगॉस्की ने 3 चीज़ों की बात की थी जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब इनसे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट नाम ही पूछ लिया जाता है कि बताओ एमकेओ का फुल फॉर्म, इसके फोल्डिंग क्या होती है, जेडपीडी क्या होती है। ठीक, तो अब हम इन चीज़ों के बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि एमकेओ क्या होता है। तो एमकेओ जो होता है वो हमारा मोर नॉलेजेबल अदर होता है। मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल है जिसको ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन अदर जो कोई दूसरा व्यक्ति जो हमें क्या करता है, नॉलेज देता है किसी चीज़ के बारे में, कुछ सिखाता है किसी चीज़ के बारे में, या किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बताने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो एमकेओ का होता है। ठीक है, तो एमके कौन कौन हो सकता है, आपके जो बड़े भाई बहन होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। यूट्यूब के टीचर हो सकते हैं, जैसे गार्गी मैम से पढ़ते हो आप लोग, है ना। मम्मी पापा हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकता है, बड़ा भाई बहन हो सकता है, कॉलेज में कोई बड़ा बच्चा हो सकता है कि हाँ कोई सीनियर्स हो सकते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, बच्चे के मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान, कौशल या अनुभव आपसे ज़्यादा हो। आपसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे उस बच्चे से ज़्यादा जिस बच्चे को एमकेओ की नीड पड़ रही है। अभी अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता है और आपको कोई बाइक सिखा रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो एमकेओ हो जाएगा, क्योंकि उसको बाइक चलाना आता है और वो आपको सिखा रहा है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमकेओ बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक, एमकेओ के बाद में आती है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, एक अस्थायी सहायता। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी मदद। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर बच्चे की वो मदद हम लोग देते रहेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे जब मकान बना रहे होते हैं तो नीचे से हम लोग ये जो पाड़ लगाते हैं, इसको हिंदी में पाड़ बोला जाता है, ठीक है, या इसके फोल्डिंग लगाते हैं, वो तब तक हमेशा मकान के साथ थोड़ी ना लगी रहती है। जब मकान बन जाता है उसके बाद इसको हटा दिया जाता है, उसके बाद में मकान अपनी क्षमता पर रुका रहता है। वैसे बच्चा, कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है तो ज़िंदगी भर उसकी साइकिल को पीछे से पकड़ कर कोई थोड़ी ना चलाता है। तो जब तक कि वो सीख नहीं जाता है तब तक के लिए जो मदद दी जा रही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो ये हो गई इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग देता कौन है, इसके फोल्डिंग देता है एमकेओ। इसके फोल्डिंग कौन देता है, एमकेओ देता है। फिर जो अगला पार्ट आता है, अगली चीज़ आती है, वो आता है इनका जेडपीडी। तो जेडपीडी के बारे में देखो, दो चीज़ों को समझो पहले। एक तो ये बच्चे का एक्चुअल जोन है। ठीक, बच्चे का क्या है, एक्चुअल जोन है, जितना बच्चा अपनी मेहनत से कर सकता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, कितना बच्चा तो अपने आप से कर सकता है। इसके बाद में अगर हम बच्चे को थोड़ी सी हेल्प दे दें तो बच्चा इतना और अचीव कर सकता है, बच्चा इतना और अचीव कर सकता है। तो ये जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेडपीडी, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, कि कितना बच्चा अचीव कर सकता है अगर उसको हम थोड़ी सी और हेल्प दे दें। जैसे अभी कोई बच्चा अपने आप से पढ़ रहा है तो उसके 90 नंबर की तैयारी बच्चे की है, बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा है तो उसके 90 नंबर आ रहे हैं यूपी टेट में या सी टेट में, जिसी भी एग्जाम में दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो टीचर थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दे तो उसके बढ़कर के 125 हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस गैप को हम लोग जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, फिर उसके बाद में ये प्रॉक्सिमल लिमिट होती है कि हाँ इतने नंबर तक बच्चे के आ सकते हैं। तो आप समझ गए ना कि मतलब जो जेडपीडी होती है, एक गैप होता है किसमें, जो हमारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जोन होता है और हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट का जो जोन होता है उसके बीच का।
ठीक है, इसके बाद में हम लोग पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं पूरे टॉपिक का। उससे पहले आप यूपी टेट सी टेट की अगर टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ये नोट्स जितने भी आपको चाहिए ये है, ये वाले नोट्स, उसके अलावा जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये 5 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा सोशल कॉन्स्ट्रिविज्म थे कौन, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। फिर एमकेओ का मतलब क्या होता है, जो हेल्पर होता है, जो हमसे ज़्यादा जानकारी रखता है ना, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, जब हमें कोई हाई स्किल वाला पढ़ा रहा होता है, और ये होता कौन है, ये एमकेओ ही होता है। फिर जेडपीडी क्या होता है कि बच्चा खुद जितनी मेहनत करके नंबर ला सकता है और हेल्प से जो नंबर ला सकता है, उनके बीच का गैप। इसके फोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्परेरी हेल्प जो तब तक दी जाती है जब तक कि बच्चा अपने गोल तक नहीं पहुंच जाता या बच्चा किसी चीज़ को नहीं सीख लेता जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उस चीज़ को कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, बाकी सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो सीटेट यूपी टेट सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए और अच्छे से नंबर आएंगे।